हेलो स्टूडेंट, आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे बेल्जियम की समझदारी। देखिए, अभी तक पिछले लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो लोकतांत्रिक देशों को लिया। पहला देश जो होता है वो श्रीलंका था और दूसरा जो है बेल्जियम था, और हमने वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को जो है वो समझा था। इसके पहले जो है हमने श्रीलंका की स्थिति को देखा था और आज हम बेल्जियम को देखेंगे। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया था। देखिए बच्चों, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में ये देखा होगा कि किस तरीके से जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे, तो उन्होंने जो है किस तरीके की व्यवस्था की थी कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो जो बहुसंख्यक जो समुदाय था उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा जो होता है उनके हितों का उन्होंने ध्यान रखा था, और इससे जो है अल्पसंख्यक समुदाय में जो होता है वो नाराजगी थी, वो रोष था, और इसी का परिणाम जो है हम गृह युद्ध में देखते हैं। लेकिन बेल्जियम जो है उन्होंने अपने देश में इस तरीके की आर्थिक स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए उन्होंने बहुत ही समझदारी वाला जो है वो निर्णय लिया था। उन्होंने बेल्जियम के लोगों ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया था। देखिए, बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी, जो नेता थे, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि एक लोकतांत्रिक जो राष्ट्र होता है ना, उसकी आत्मा जो होती है वो लोकतंत्र होती है, जो लोग होते हैं वो होती है। तो उन्होंने इस बात को, महत्व को समझा था। उन्होंने, जो बेल्जियम के लोग थे, उन्होंने सभी लोगों की जो थे क्षेत्रीयता, उनकी सांस्कृतिक, उनकी भाषा, उनकी बोली के हिसाब से जो होता है सभी लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा था। बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी कि अगर देश की अखंडता को बनाए रखना है, देश की एकता को बनाए रखना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि देश में रहने वाले जो विभिन्न जाति, समूह, भाषा के आधार पे जो उनमें विविधता है उनको स्वीकार किया जाए और सभी की भावनाओं को जो है वह ख्याल रखा जाए। और इसके लिए बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1970 से लेके 1993 के बीच जो होता है उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। 1970 से 1993 तक जो होता है बेल्जियम की गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है वह 4 बार जो होता है उन्होंने अमेंडमेंट किया, 4 बार उन्होंने संशोधन किया, और वो सिर्फ इस बात के लिए किया था कि किसी की भी भावनाओं को जो होता है वह आहत ना हो। सभी जो समुदाय के लोग जो बेल्जियम में रहते हैं उन्हें समान अधिकार मिल सके। संविधान में उन्होंने जो होता है अपना एक संविधान बनाया था, और इस संविधान में कुछ मुख्य जो होता है उन्होंने बातें इसमें निहित थी। तो आज हम उन प्रमुख बातों को जो होता है यहाँ देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने किया था, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखिए, इसको जो है हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। मान लीजिए, आप ऐसा सिर्फ मान लीजिए कि जो बेल्जियम की पार्लियामेंट है वहां पे उनके पास 20 सीट है, तो इन 20 सीटों में 10 सीट किसके पास होगी? 10 सीट आपकी डच कम्युनिटी के पास होगी, और 10 जो होता है, जो बाकी बची हुई 10 सीट है वो आपकी फ्रेंच कम्युनिटी के पास होगी। मतलब दोनों के जो मंत्री होंगे वो बराबर होंगे, उनकी संख्या समान होगी। अब देखिए, दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ विशेष प्रकार के जो होता है बिल पास करवाना होता है, वो उनको कानून बनाना होता है, तो वो विशेष कानून कब बन सकते हैं? जब दोनों ही भाषी समूह, मतलब डच भाषी समूह भी और फ्रेंच भाषी समूह भी जो होता है उन दोनों ही सांसदों का बहुमत हो। जैसे अगर हमने माना कि पार्लियामेंट में 20 सीट है तो 10 सीट आपकी डच लोगों के पास है, 10 सीट जो होता है वो फ्रेंच लोगों के पास है। तो इसका मतलब ये है कि बहुमत, मतलब कि कम से कम जो 6 जो लोग हैं, जो 6 मंत्री होंगे उनका बहुमत, वो जो 6 डच मंत्री होंगे उनका बहुमत भी होना चाहिए, और जो 6 आपके फ्रांसीसी जो फ्रेंच जो मिनिस्टर होंगे उनका भी बहुमत होना चाहिए। अगर किसी एक भी पक्ष का, मतलब किसी एक भी समुदाय का अगर बहुमत नहीं होगा तो वो कानून नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार
किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान था। इसके तहत देखो किसी को भी ये शिकायत नहीं होगी कि आपने जो था, चूंकि आपकी कम्युनिटी जो होता है, आपका समुदाय जो बहुसंख्यक है, इसलिए आपने कानून बना लिया, नहीं, बल्कि इसमें इस बात का बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह प्रावधान रखा गया था कि कोई भी लोग जो होता है, कोई भी समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। जो भी फैसला होगा उसमें दोनों पक्ष की सहमति जो होता है वो निहित होगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। देखिए स्पष्ट रूप से जो होता है, यहाँ पर एक बात और कहा गया कि केंद्र सरकार को बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो जो शक्तियां थी वो 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई थी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत जगह जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और फिर उसके बाद जो होता है स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, राज्य सरकार वगैरह होती है। और हम ये भी देखते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन जो राज्य सरकार कार्य करती है, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार जो होता है केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी, बल्कि वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो कार्य करती थी। इसके बाद हम राजधानी ब्रुसेल्स में आते हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। देखिए आप जानते हैं कि ब्रुसेल्स में स्थिति जो होता है वो विपरीत थी, क्योंकि अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करते हैं तो वहां पे बहुसंख्यक आपके डच हैं और अल्पसंख्यक फ्रेंच है। लेकिन आप बच्चों आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो आपको शायद याद भी हो गया होगा कि ब्रुसेल्स में क्या स्थिति थी। ब्रुसेल्स में आपके फ्रेंच जो होता है कम्युनिटी वो ज्यादा थी और डच जो लोग थे वो कम थे। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। अब ब्रुसेल्स में क्या हो रहा है, ब्रुसेल्स में भी जो होता है जो फ्रेंच कम्युनिटी, क्योंकि वो बहुसंख्यक है, तो उन्होंने भी जो होता है यहाँ समान प्रतिनिधित्व की जो बात है उसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि जो अधिकार हमें मिले हुए हैं वही जो है वो डच भाषी लोगों को भी मिलेंगे और दोनों का ही कोई भी अगर कानून बनाना है या कोई भी अगर निर्णय लेना होगा तो दोनों ही पक्ष की सहमति आवश्यक होगी। तो जिस तरीके से पूरे बेल्जियम में जो होता है डच भाषी लोगों ने जब फ्रेंच भाषी लोगों को स्वीकार किया था, उनके समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था, तो राजधानी ब्रुसेल्स में भी ये समानता का जो होता है जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया गया। और देखिए बहुत अच्छा ये आपको ये चित्र दिख रहा होगा। ये शायद आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये फ्रेंच और डच में लिखी गई है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात जो होता है लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। ये जो लिखा हुआ है ये एक एड्रेस है जो कि बेल्जियम की एक बस्ती का एड्रेस है। तो वो जो एड्रेस लगा हुआ है वो देखिए उसमें दोनों ही लैंग्वेज यूज की गई है, उसमें डच भाषा भी यूज की गई है और फ्रेंच भाषा भी यूज की गई है। तो ये एक लोकतंत्र का कितना सुंदर हमें उदाहरण देखने को मिलता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। देखिए बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो बहुत अच्छे से बनाया गया था और उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलती है सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट। आप ज़्यादातर जो देशों या राष्ट्रों की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये सामुदायिक सरकार देखने को नहीं मिलती है, तो ये एक नवीन चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। सामुदायिक सरकार जो होता है उनका भी गठन किया गया था, मतलब एक आपकी हो गई केंद्रीय सरकार, एक हो गई राज्य सरकार और एक हो गई आपकी सामुदायिक सरकार। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। देखिए सामुदायिक सरकार जो थी वो जितने भी डच, मतलब जो बेल्जियम में रहने वाले जितने भी डच थे उनके लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और जो जर्मन वाले बोलने वाले लोग थे उनके लिए भी एक अलग से सामुदायिक सरकार होगी। यह प्रावधान उनके संविधान में किया गया था और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। और जो डच है, फ्रेंच है और जो जर्मन है उनके संस्कृति, उनकी शिक्षा और उनकी भाषा जैसे अगर कोई भी इशू ऐसे आते हैं तो उन पे जो होता है उन मसलों पर डिसीजन लेने का राइट्स किसको दिया गया है, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को, इस सामुदायिक सरकार को दिया गया है। बेल्जियम का अगर हम मॉडल देखें तो ये हमें कुछ जटिल दिखता है और शायद यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये मॉडल कुछ जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। वाकई में अगर हम देखिए इसके अगर दूरगामी हम परिणाम को देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है कि व्यवस्था बहुत सफल थी, क्योंकि इसने सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। आपने देखा है, देखिए श्रीलंका में किस तरीके से जो होता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हितों का टकराव होता है और इससे देश की स्थिति खराब होती है और देश में जो होता है आर्थिक
विपन्नता की स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन बेल्जियम ने जो होता है, चूंकि बहुत ही बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया, उन्होंने रिस्पेक्ट फॉर ऑल, उन्होंने ये बहुत अच्छे से उन्होंने ये समझा कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी जो भाषाई आधार पर भले उनमें भिन्नता हो या फिर उनमें जाति के आधार पर भिन्नता हो, लेकिन इन सबको उन्होंने स्वीकार किया और एक साथ जो होता है लेकर चलने की जो उनकी नीति थी, जिसकी वजह से गृह युद्ध जो होता है वो नहीं हुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद देखिए, हम देख सकते हैं कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। इसके बाद जो होता है, जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने एक साथ मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया था, और जब ये यूरोपियन यूनियन बना था तो वो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर जो होता है वो चुना गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं कि ये ब्रुसेल में स्थित जो यूरोपियन संसद है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या सीखा, क्या समझा? सबसे पहले आज हमने बेल्जियम की स्थिति को देखा और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो होता है किस तरीके से अपने देश के संविधान को बनाया और उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से जो है अपने संविधान का निर्माण किया। देखिए, श्रीलंका ने भी जो है वो अपने संविधान को जो होता है सत्ता की साझेदारी की थी, लेकिन देखिए सत्ता की साझेदारी किस तरीके से उन्होंने की, एक अच्छी साझेदारी नहीं हुई, इसलिए उसके परिणाम आपने देखे। और आपने देखा कि बेल्जियम में जो होता है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के नेताओं ने जो है अपनी जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने अपनी जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, उनको साथ लेकर चला, और इसीलिए जो होता है गृह युद्ध जैसी जो होता है आशंकाओं को जो होता है उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो एक अच्छी साझेदारी हुई सत्ता की, और इसीलिए जो होता है हम देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी कितनी आवश्यक होती है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की उन्नति और अवनति जो होता है वो इसी पर निर्भर करती है।